चलिए देखिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? है ना? तो अगला क्वेश्चन है 25। 25 देखिए। मैं सर थोड़ा वो आई वाला वो कर रहा था, उसको बता दीजिए। अच्छा, किसमें? 21 को। अच्छा, एक मिनट। तो तो 21 अभी आते हैं। ठीक है, अभी 25 देखते हैं, 21 पे आते हैं। 21 में क्या है? मिनिमम ऑफ एक्स आई माइनस आई थीटा का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्स आई माइनस आई थीटा है, तो एक्स वन सर माइनस इसमें थीटा। आई को नहीं कर पा रहे थे, वैसे तो ये डायरेक्ट मतलब थ्योरम ही है। हम्म आई से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें 1/n तो हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन उसमें आई वाला टर्म भी आ रहा था, तो अरे मेरे भाई, ये समझ। बताओ, तुम पीडीएफ देखो ध्यान से। एक्स माइनस आई थीटा का पीडीएफ क्या होगा? सर ये एक्सपोनेंशियल होगा सर। सर अभी तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ट्रंकेटेड उस पे आई थी टर्म। हाँ, ये शिफ्टेड ट्रंकेटेड है, एक्सपोनेंशियल है लेकिन सर। अरे भाई देखो, कहाँ फंसते हो तुम। मैं बोल रहा हूँ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस आई थीटा इज एक्सपोनेंशियल 1। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या एक्स आई माइनस आई थीटा क्या है? हाँ, ये जो तुम्हारा पहला है ये एक्सपोनेंशियल 1 है। तो हमें क्या करना है, इसका मैं अगर मिनिमम ले लूँ, इसका क्या ले लूँ, मिनिमम। तो वो अब नहीं लिख सकते क्योंकि आई की वजह से, तो मिनिमम ले लूँ सबका। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? एक्सपोनेंशियल एन हाँ, एक्सपोनेंशियल विथ रेट एन, तो इसका मीन कितना आ जाएगा? 1/n आएगा सर। हाँ बस। अब तुम चेक करो थोड़ा ठीक से। आई थीटा पे सर ट्रंकेटेड है। इसमें जो आई वगैरह दे रखा था, मैं इसकी पूछ रहा था, इसमें उसका कोई अरे रोल नहीं आई है। का कोई रोल नहीं है भाई, वो तुम्हें कंफ्यूज, तो ओके। पीडीएफ में जब आई है ऑलरेडी, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ऑप्शन देखे पहले, क्वेश्चन भी तो देख लो, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एक्स आई? क्या है वो? माइनस ऑफ एक्स माइनस आई थीटा नहीं लिखा हुआ है? यस सर। फिर तो तुम्हें क्यों इसमें कंफ्यूज होना है? ओके ओके। क्वेश्चन में तो देखो आप कि क्वेश्चन क्या है, और उसके हिसाब से ऑप्शन देखो। तो यहाँ से जो सिंपली दिख रहा है कि एक्स आई माइनस आई थीटा का अगर पीडीएफ लिखूँ, मान लो ये वाई आई हो जाए, तो वाई आई का पीडीएफ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1, क्योंकि वाई आई का अगर मैं पीडीएफ वाई के टर्म में लिख दूँ तो ई की पावर माइनस वाई आ जाएगी, वाई मोर देन जीरो हो जाएगी। ये है, तो ये ये वो तो हो गया सर, ओके, बस बस। वही पूछ रहा था। तो पीडीएफ वैसा है, तो हमें कोई जो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मिनिमम बोल दिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गया, यहाँ से आ गया। जो आपका 25 है वो देखिए। तो 25 कह रहा है कि ई की पावर माइनस एन समेसन एन की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, है ना? ई की पावर माइनस एन और समेसन एन की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, के फ्रॉम 0 टू एन। सो ई की पावर माइनस एन और एन की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, के फ्रॉम 0 टू एन। ठीक, तो यहाँ से तो क्या करना है, इसमें लिमिट निकालना है। तो पहले इसका सम क्या होता है? ये ए की पावर एन आएगा सर। तो ये तो 1 आ गया फिर तो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है सर इसमें। अच्छा, तो यहाँ क्या दे रखा है? 1/2 दे दिया। हाँ, तो मतलब गलत दिया है, फिर इसमें क्या 1/2 क्यों दे दिया? तो 1/2 था वो, तो जब इधर उधर थोड़ा होता, जीरो से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से जब स्टार्ट, जीरो से एन है। अच्छा एक मिनट, रुको रुको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये तब होगा ई की पावर एन जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, है ना? लेकिन हम तो जानते हैं लिमिट को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर माइनस एन
n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये यहाँ लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k फ्रॉम 0 टू n की पावर k बाई k फैक्टोरियल। तो सर ये पॉइजन का पीरियड नहीं है? अच्छा हाँ, एक मिनट, तो पॉइजन का है लेकिन यहाँ पे CLT लग जाएगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, इसने लैम्डा की जगह क्या ले रखा है, n ही ले रखा है, लैम्डा भी इसका n है। जैसे सिर्फ n यहाँ नहीं पुट कर सकते, यहाँ भी पुट करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है। ये तो क्वेश्चन है n की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, यस। ठीक है, अगर पॉइजन तो वैसे देखना है, लेकिन तुम्हें पॉइजन क्या है ये, अगर आप देखो तो यहाँ पे चलो ठीक है। तो एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है, अभी जो शुरू में लिख दिया था मैं, ऐसा नहीं, ऐसा तब कर सकते जब यहाँ n नहीं होता, तब यहाँ n पुट कर देते, लेकिन ये तो गलत है ना। अब तुम इसको e की पावर n नहीं लिख सकते, इसको हम e की पावर n नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सीरीज का सम इन्फिनिटी तक जानी चाहिए और यहाँ पे कोई x होना चाहिए। यहाँ तुम e की पावर इन्फिनिटी लिख रहे हो तो इन्फिनिटी लिख रहे हो एक्चुअली, क्योंकि n टेंस इन्फिनिटी है ना, तो तुम इन्फिनिटी लिख रहे हो इसको, ये मतलब है। तो वैसा नहीं लिख सकते हम, मतलब ये है कि e की पावर n नहीं लिख सकते इसको हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, हाँ, तो जैसे समेसन आप बाहर कर लो, यस, जिसको बता रही है ना, क्योंकि इसको e की पावर n नहीं लिख सकते, गलत होगा। e की पावर n कब लिख सकते थे हम, ये ऐसा होता है x की पावर k बाई k फैक्टोरियल और समेसन k फ्रॉम 0 टू n लिमिट n टेंस टू, यहाँ n सिर्फ यहाँ है, इधर कोई n नहीं है, तब जाके तुम e की पावर x लिख सकते हो इसको। बट चूंकि ये खुद n हो गया, ये n भी चेंज हो रहा है हर बार इस n के, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी हो जाएगी ये, तो वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो करना क्या पड़ेगा फिर, वो पॉइजन का पीएम है, वो सही बता रही है ना, 0 टू n e की पावर माइनस n की पावर k बाई k फैक्टोरियल। अब ये एक्चुअली ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन k फ्रॉम 0 टू n प्रोबेबिलिटी xn, या x जस्ट लिख सकते हो चाहो तो, x इज इक्वल टू n, नहीं अब x इक्वल k, ये x इज इक्वल टू k है अभी। अब बताओ इसमें x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो मैंने x इज इक्वल टू k लिखा है, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? सर पॉइजन फॉलो कर रहा है विद n जी, पैरामीटर n, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइजन n है तो सिंपली, सर समेशन हटा के प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k लिख सकते हैं, यस, लेस देन इक्वल टू n। हाँ राइट, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर n, तो लेस देन इक्वल टू n है एक्चुअली, यही ना। अच्छा, अगर तुम इसको अप्रॉक्सीमेट करना चाहो तो x को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल बन सकता है ना, अगर वैसे बनाना चाहो तो। नो, पॉइजन को n लार्ज है तो यू कैन अप्रॉक्सीमेट इनटू, लेकिन n वहाँ, अच्छा पैरामीटर बहुत लार्ज है ना, पैरामीटर n ही तो है, तो पैरामीटर लार्ज है, मीन n है, वेरिएंस n है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको नॉर्मल में अप्रॉक्सीमेट करता हूँ, चेक करो जी, ये सर मीन माइनस करेंगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा, सो तो x माइनस म्यू n लेस 1/2 आ जाएगा फिर तो। 0 अपॉन रूट n करोगे तो 0 अपॉन रूट n, क्या किया हमने, मीन घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड, अप्रॉक्सीमेट किया इसको, n चूंकि लार्ज है तो लार्ज n के लिए बाई पॉइजन n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो है ना, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू पॉइजन। तो ये हो गया। अब यहाँ से तो जिसने ये क्वेश्चन बनाया, मतलब ये ट्रिक यूज़ किया है, तो अब ये हो गया z, ये वाला आ गया z हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल, और ये हो गया 0, तो z लेस देन 0, तो इससे हाफ लिखा है एक्चुअली, राइट है सर। ओके। अब यहाँ पे क्योंकि इतना प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर पैरामीटर लैम्बडा ही n है और n खुद वैरी कर रहा है ना, लैम्बडा फिक्स नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है, यहाँ x जो है दैट x इज पॉइजन n, उसका पैरामीटर खुद ही n है, तो हमें इसका मीन घटाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वे से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा।
अगर नहीं भी तुम ऐसे देखो, ऐसा नहीं भी सोचो नॉर्मल के बारे में, तुम वैसे भी n लार्ज है तो मतलब वही अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आंसर हाफ आएगा। तो ये अप्रोच इसका हो गया एक्चुअली। प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से क्यों करना पड़ा, बिकॉज योर पैरामीटर लैम्डा इज एन इट सेल्फ एंड एन इज वैरिंग, यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। जैसे ये नहीं यहाँ पे रख देते तो आपको लगता है एक्स लेस देन इन्फिनिटी 1 हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक्स जो है उसमें लैम्डा एन पैरामीटर है, तो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ है। तो दैट्स वाई आंसर इज हाफ। ओके ठीक है, फिर सही है। तो आंसर इज हाफ इज फाइन। तो यहाँ क्या यूज़ हुआ, हमने क्या यूज़ किया, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 25 था ना अगला, 25 हो गया। 25 के बाद कौन सा था? सर अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़े अप्रोक्सीमेशन ने बनाए हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है 36। सर 15 और 19 देखिए एक बार। क्या डाउट है इसमें? 15 और 19 हाँ 15 दिख रहा है इसमें। और इसमें x कहाँ है? हाँ हाँ एक्स गायब कर दिया है, मतलब एक्स की पावर, क्योंकि ये पावर सीरीज है ना, तो पावर सीरीज है तो एक्स कहीं तो होना चाहिए, सही बात है, एक्स की पावर एन टाइप का। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक्स की ये क्वेश्चन एक्चुअली उसने एक्स लिखना भूल गया, ये ऐसा है, दिस इज समेसन ए एन एक्स की पावर एन, तो वो जस्ट समेसन ए एन लिखा है, एक्स एन लिखना भूल गया। तो आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने हैं, उससे आ जाएगा। ठीक है, सो 1/r लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन या लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन की पावर, अच्छा ए एन की पावर 1/n या ए एन प्लस 1/n है ना। तो वो करना चाहिए, एक्शन मिस हो गया, आप वैसे सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ये सर हाँ इंटू में एक्स की पावर एन है बाहर। अगला कौन सा है? 19 19 कि फॉर रियल कांस्टेंट ए एंड बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर इसमें ये पूछ रहा था कि इसमें ऑप्शन बी भी सही हो सकता है और डी भी, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। नहीं सर, ऑप्शन बी इसलिए ठीक नहीं होएगा क्योंकि उसमें ना वो हो जाएगी रैंक, मतलब इक्वल हो जाएगी दोनों की। ओके इसमें नो सोल्यूशन तब आएगा क्योंकि इसमें डी वाले में ना सर ए की तो रैंक हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी, लेकिन ए ऑगमेंट बी की वो हो जाएगी 3, तो इस वजह से नो सोल्यूशन इसलिए आएगा फोर्थ में। एक ही होगा, अब चेक करना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या होगा। तो आप देखो नो सॉल्यूशन कह रहा है, पहले तो डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दो ए का, तो डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दोगे तो इसका मतलब है, तो देखो ए है, बी तो हो नहीं सकता ना ऑप्शन, क्योंकि बी पता है बी कब होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए बीसी कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। अब चेक करो बी और सी ऑप्शन में ना यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो जाएगा। देखो जो आप कह रहे हो, क्योंकि पता नहीं आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हो। जैसे हमारे पास सिस्टम है ए एक्स बराबर बी का और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब चेक करो जो तुम्हारा नॉन जीरो का सिचुएशन आ रहा है बी और सी में, बी और सी के हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा एक्चुअली, ए के हिसाब से इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा और डी के हिसाब से नो सॉल्यूशन आएगा। अब ठीक से सोचो आप, ठीक है। ओके सर। हाँ क्योंकि ए बी ऑप्शन के हिसाब, अब देखो बी सी में चेक करो आप, ये आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा बी और सी ऑप्शन के हिसाब से, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो बी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। तो बी सी ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन देगा, ए ऑप्शन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, डी ऑप्शन नो सॉल्यूशन देगा। ये है। हाँ सर समझ। चलो सर नेक्स्ट। 38 हाँ 38 और क्या था इसमें 30, चैट में क्या था 25 एंड 36। ओके तो 36 और 38, 36 कह रहा है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ आपको ये दे रखा है, के मैक्स दिस थिंग, के मैक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स और x 0 से 1 में है। और तो पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें, है ना। तो के आप निकालेंगे तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा 3 पार्ट में, है ना। जैसे ये पीडीएफ कुछ इस टाइप से होगा 36 का कि
ये जो PDF होगा ये कुछ इस टाइप का होगा कि आपके पास, आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर कब आएगी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कब आएगी, और तीसरी कंडीशन है 2x इंटू 1 माइनस एक्स कब आएगी, ये कब होगी। ऐसा है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ये है। आप देखो कब कब ऐसा पॉसिबल है। 0 से 1 पहले दे रखा है तो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। उसने कहा ना मैक्सिमम जो भी है वो लो के टाइम, तो के तो बाहर है, चलो के यहाँ बाहर रख दो, के यहाँ लगा दो, ये है ना। तो ग्राफ बना के देख लो। तो ग्राफ जब तो जो भी मैक्सिमम होगा वो देख लो। हाँ, तो इसमें से चुनना है कि कौन सा फिजिबल है किस इंटरवल में, तो उससे आ जाएगा। सो 36 के बाद 38 था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अगर x बीटा 1 है 4 5, y बीटा 1 है 2 2 और इंडिपेंडेंट है, तो x सर इसमें ऑप्शन ए को बताइएगा। ऑप्शन ए को। ओके, तो ये क्या किया, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो 2 बीटा है ना। तो इसका मीन निकाला होगा x इंटू वाई का, ई एक्स इंटू ई वाई। चेक करो मैच कर रहा है। और ई एक्स का मीन कितना होगा 4/9, ई वाई होगा 2/4, तो 1/2 4/9, तो 4/9 1/2 मतलब 4/18 हो जाएगा 2/9। यहाँ तो 2/9 सही है। तो मतलब मैं बस मीन वेरीफाई कर रहा हूँ कि ई एक्स ई वाई का मीन क्या आएगा। अब आपको प्रूफ करना है इसका, तो प्रूफ के लिए आपको जाना पड़ेगा जैकोबियन मेथड के अप्रोच से। हमें देखो यहाँ बता रखा है 38 में कि x है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये कोई थ्योरम होगा, तो उस थ्योरम पे बनाया है क्वेश्चन 4 5 एंड x2 जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड काइंड है ना। तो यहाँ से नहीं है तो फर्स्ट काइंड, सॉरी बीटा फर्स्ट काइंड, और यहाँ से है 2,2। सर 4,5 है। हाँ सही है, 4,5 एंड 2,2। तो आपके पास पूछ रहा है कि x इंटू वाई क्या है, मतलब x1 इंटू x2 क्या होगा। तो x1 इंटू x2 जो होगा बीटा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऐसा होगा क्या। तो हमें इसको अगर प्रूव करना है, या एक्स वाई अगर है तो वैसे देखो ना आप, तो अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ करो। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। एक तरीका जैकोबियन वाला है कि u मैं ले लूँ x इंटू वाई और v ले लूँ जस्ट y, ठीक। सो u जो होगा x इंटू वाई और v जस्ट y होगा। तो यहाँ से f ऑफ u भी निकालो। एक तो ये अप्रोच है थोड़ा लेंदी, मॉड जैकोबियन f ऑफ x कॉमा, दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है ऑलरेडी, इंडिपेंडेंट है तो PDF का प्रोडक्ट कर लो, तो f ऑफ एक्स वाई, फिर यहाँ से निकालो f u ऑफ u। तो क्या करोगे, जो भी v है, v एक्चुअली क्या है y लिया है, y तो हमारा, अब देख लो सपोर्ट क्या आएगा उसके हिसाब से, तो है ना x की वैल्यू 0 to 1 में है, y भी हमारा 0 to 1 में ही होगा क्योंकि दोनों बीटा 1 है। तो f ऑफ u भी को इंटीग्रेट करो v के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा। ये प्रूफ का एक अप्रोच हो गया, ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच है कोई डायरेक्ट थ्योरम मिल जाए, है ना, इस तरह से, तो भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम देखो कुछ बीटा में ऐसा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का कुछ थ्योरम। आई थिंक ये थ्योरम है ना, प्रूव भी कर सकते हो, थ्योरम डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ जो थ्योरम दिख रहा है मुझे कि
प्रूफ तो ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है प्रूफ करने का? दूसरा तरीका है कि हम लोग कन्वोल्यूशन मेथड टाइप का कुछ आता है तो उससे कर सकते हैं। PDF ऑफ x गिवन x, उससे। तो ये कह रहा है कि x1 x2 ये है तो x1 इंटू x2 ये होगा। ये कुछ स्पेशल केस कह रहा है कि अल्फा ए प्लस 2 1/2 होगा, बीटा 2 होगा, तो हमारा 2a 2 भी हो जाएगा। एनीवे इसका प्रूफ करके देखो, या तो प्रूफ करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा, तो एक्स इंटू वाई और वाई में क्या रिलेशन होगा बताओ। एक्स तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो इस बीच में क्या इनइक्वालिटी आएगी, ये लेस देन होगा ना। चेक करो, एक्स इंटू वाई लेस देन ही होगा क्योंकि ये 0 से 1 के बीच का नंबर है। तो यहाँ से एक वो बनेगा तुम्हारे पास u लेस देन v, u लेस देन v लेस देन 1 मोर देन 0, ये सपोर्ट आएगा इसका। अब तुम करो, इससे ड्राइव करो, ड्राइव करके देखना पड़ेगा या ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर ड्राइव कर रखा है, या बुक में ढूंढना पड़ेगा, तो इससे करके देखो आ जाएगा। सो दिस यू हैव टू डू कि इस इंटरवल पे ज्वाइंट का है ये, हालांकि है ना, दिस इज फॉर ज्वाइंट। सो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट है ये, तो प्रूव करके देखना पड़ेगा। आई होप आ जाएगा, आई थिंक यही आएगा। उससे मीन वेरिएंस मैच कर सकते हो, जैसे मैं शुरू में कर रहा था चेक कि जैसे ई एक्स इंटू ई वाई। जी जी सर थ्योरम से बोल रहे हैं। हाँ, थ्योरम बनाना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं है या बुक में देखना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा। थ्योरम ऐसा है कोई ऑनलाइन दिख तो रहा है मुझे कुछ इस तरह से, लेकिन ढूंढना पड़ेगा थोड़े और इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ और सर इसमें डी वाला कैसे होएगा? अच्छा डी, हाँ ये सब कोई रिजल्ट है जो उठा लिया है डायरेक्टली कहीं से ऑनलाइन या उधर से, तो वो बस तुम्हें कई सारी चीज़ें जो याद नहीं है तो उसको ड्राइव करना पड़ेगा, आ तो जाएगा अगर करीब हुआ तो, बट हमें प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए, ये है क्योंकि स्टेटमेंट कितने याद रखोगे। सर इसका ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 लाइक। अच्छा इसमें सर क्या डी है, तो आ गया, डी आ गया समझ। एक मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मतलब ट्रू। हाँ इसका हाफ, अच्छा आधा आधा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बी यस वाला लाइक बी कुछ पार्ट। सेंटेंस कंप्लीट करनी है। हाँ कि ऐसा एक्स वाई मान लो बाई वेरिएट है ऐसे कुछ, तो देन पूछेगा एक्स वाई इंडिपेंडेंट है वैसा, तो
ठीक है, बताओ इसमें क्या डाउट है। तो बी ऑप्शन तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, ए में प्रूफ करना पड़ेगा। सी वैसे ही है, नॉर्मल 0 1 है, तो देखो क्या आएगा मीन। तो उसमें क्या पीडीएफ लिख के, ज्वाइंट पीडीएफ लिख के हो जाएगा, इंटीग्रेट फोल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों मिल जाएगा। सी कैसे पोलर फॉर्म में कैसे हो जाएगा सी वाला? सी में तो देखो ऐसे भी आसान दिख रहा है, तुम उसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ठीक है, स्क्वायर, ठीक। वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंस ले लोगे, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन सेम होगा, तो ऐसे ही 0 आ गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग कर लो सीधा उसको। और इस वाले में है तो एक्स वाई है, तो इसको भी कुछ इस तरह से ब्रेक कर लो, एक्स वाई को लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट है ना सर, तो एक्सपेक्टेशन अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हाँ वैसा कुछ कर सकते हो, लेकिन ये डिनोमिनेटर अलग है, तो कुछ वैसे बना लो, एक्स वाई को एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ऐसे करके बना सकते हैं ना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और माइनस में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब उसको ब्रेक कर लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो भी हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है भाई, एक तो ये तुम्हें समझ आ रहा है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है ना, ये इक्वल रहेगा ई ऑफ वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगले में क्या बोल रहा हूँ कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके सेम ही है यहाँ पे। इस तरह से कुछ बनाओ एंड माइनस में इसको कर सकते हो ना तुम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कितना एक्स्ट्रा आएगा 2, तो 2 को बाहर लिख लो। अब इसका और इसका मीन सेम रहेगा, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफैक्ट इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। तो चूंकि दिस अपॉन दिस और ये जो डिनोमिनेटर है, दिस कैन बी रिटन लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चेक करो क्या आएगा, तो सिंपली 2 टाइम आ जाएगा, उसको बाहर कर लो, √2 जो बैलेंस करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फ़ायदा ये हो गया, दिस अपॉन टोटल एंड बोथ आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, सेम डिफरेंस यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये थ्योरम भी है ना, एक्स वाई आर आई आई डी, ये तो जैम में भी आ चुका है भाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होता है ना, तो क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होगा ये। नेक्स्ट डी में क्या है, डी में बोल रहा है एक्स वाई चारों इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग कर लो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर यू कॉमन लेके x माइनस वाई का आ जाएगा वेरिएंस 2 और u का तो 1 है तो यस वो आ यस, जाएगा 2। है ना, सही है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी, अगला डाउट क्या है। 47 47 जी, 43 अच्छा चैट में भी देख लेता हूँ किसने लिखा है। तो ठीक है, 47 और 43, ठीक है। तो 47 कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्डा और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है मुझे, ओके। फाइंड द एमएलई ऑफ एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ दिस मोर देन इट्स एक्सपेक्टेशन। तो ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो आसान सा लग रहा है। देखिए जो 47 है, x1 x2 x3 x4 4 रैंडम वेरिएबल है, आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्डा। मुझे बताइए जी, इन चारों का मिनिमम जो है वो क्या फॉलो करेगा, इसी को आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल सर इन 4 लैम्डा, लैम्डा हाँ 4 7 लैम्डा, लैम्डा यस 4 सर। लैम्डा, यस। सर मीन वो था सर, मीन लैम्डा मीन था क्या, तो 1 अपॉन सर यहाँ पे लैम्डा। मेन डिफरेंट है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ मीन लैम्डा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वील टेक इट एज 1 बाई लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा रेट और 1 4 बाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा हो ये जाएगा। 4 अपॉन लैम्डा हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इट डिपेंड्स ऑन द रेट इज 1 बाई लैम्डा, तो 4 अपॉन लैम्डा। अब आप इसका एक्सपेक्टेशन बताइए, ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है,
कितना आ जाएगा λ/4, क्योंकि है ना रेट यहाँ भी मीन जो है आपके पास ईच एक्स आई का वो लैम्डा है ना, मीन तो लैम्डा है, तो यहाँ इसका मीन ये आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी केयरफुली, कि क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन EX1, ठीक। तो x1 का PDF भी पता है मुझे। इफ़ आई वांट टू राइट द PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ t, लेट्स से, तो इसका रेट है ये 4 बाई लैम्डा, तो 4 बाई लैम्डा e की पावर माइनस 4 बाई लैम्डा t मोर देन 0। सो कैन वी कैलकुलेट दिस PDF? ये जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मुझसे कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मतलब यहाँ से आपको निकालने हैं ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है मोर देन λ/4, तो इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, 0 से लेके λ/4 तक, किसको, इस PDF को। अच्छा डायरेक्ट CDF भी तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो ये प्रॉपर्टी है सीधा। हाँ e की पावर माइनस 4 बाई लैम्डा और इंटू रख दीजिए λ/4, कितना आ गया ये, चेक करो एक बारी। यस सर, एक्सपोनेंशियल के पावर -1, तो ये e की पावर -1 आ गया। ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, तो बस, और इसका पूछ रहा है फाइंड द MLE एस्टीमेट, MLE एस्टीमेट, MLE की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये खुद कांस्टेंट आ गया, लैम्डा तो आया नहीं इसमें, लैम्डा आया क्या, नहीं आया ना, अगर लैम्डा आता तो हम फाइंड करते, तो इसका आंसर यही होगा 1/e। कैलकुलेटर से देखो कितना आता है जी, जो डिवाइड बाई, सही है, 0.37 आता है। हाँ ठीक है भाई, करेक्ट है, 0.37 समथिंग आ रहा होगा, तो ये रेंज दे रखा है 0.38 बॉक्स। और सर अगर बाय चांस लैम्डा के फॉर्म में आता तो लैम्डा हम वो निकाल सकते हैं x बार करके। यस यस, फिर क्या करते कि अगर मान लो ये प्रोबेबिलिटी आता लैम्डा के टर्म में, तो लैम्डा का MLE सपोज t है या x बार है, तो कोई बात नहीं, g लैम्डा का MLE GT हो जाएगा, तो GT से आंसर आ जाएगा, है ना, तो वैसा हो जाता, इफ़ लैम्डा हैज़ MLE t तो g लैम्डा हैज़ MLE GT, तो उससे हो जाता। चलिए 43 देखिए क्या, अच्छा उससे पहले क्या था, आपको उससे पहले नहीं है 43 कि n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n 1 माइनस tan की पावर 4 π/2k। बहुत पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे याद है, कुछ आंसर आया था साइन कॉस में करके हमने सॉल्व किए थे, किसी को याद हो तो कुछ देखते हैं। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, तो मैंने साइन कॉस में करके तो बहुत सारा कैलकुलेशन किया था यहाँ पे। k फ्रॉम 1 to n, ये k फ्रॉम 1 to n है एक्चुअली, तो और 1 माइनस tan की पावर 4, 1 माइनस tan की पावर 4 क्या है यहाँ पे x/π/2 की पावर k, तो ये मैंने सॉल्व किया था, ये JEE टाइप का क्वेश्चन शायद है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, जस्ट इसको ब्रेक करना आप चाहो तो, tan 4 है ना, तो साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हो इसको आप, प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो ये बहुत कैलकुलेशन होगा इसमें, ये है कि क्योंकि स्क्वायर होता तो आसान होता, 4 है पावर, और ये प्रोडक्ट है, मतलब है ना, प्रोडक्ट मतलब 1 माइनस, लाइक ये है 1 माइनस tan 4 π/2, ये है k को 1 रखा, तो फिर 1 माइनस tan 4 π/4, फिर 1 माइनस tan की पावर 4 π/2 4 8 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस tan की पावर 4 π/2 की पावर n, यही है। तो tan 90 कितना होता है जी, इनफाइनाइट, तो ये 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी चल रहा होगा, अच्छा ये इन्फिनिटी है, और इधर कितना आएगा, इधर तो tan 45 1 होता है, तो ये 0 हो गया, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है ना। बाकी क्या होगा समझ लो, ये आपका आ गया tan 90 डिग्री इन्फिनिटी है, और यहाँ tan 45 1 होता है ना, tan 45 डिग्री, तो ये 0 हो गया, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है। बाकी क्या है, π/8 कुछ होगा, ये सब n की, अच्छा यहाँ देखो, जो आपके पास 2 की पावर n है,
तो n का मतलब हो गया n टेंस इन्फिनिटी, तो पाई बाई इन्फिनिटी जो होगी 0 tan 0 0 तो 1 आ जाएगा ये। तो मेन इशू इन दोनों को सॉल्व करने का है, ठीक है। सर लॉग लेके नहीं कर सकते ऐसे, बोथ साइड लॉग लेके ये समेशन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने किया था कर पहले, देखो याद हो तो मैंने एक बार सॉल्व किया था ये क्वेश्चन किसी क्लास में। तो लॉग लेके भी कर सकते हो, एल ले लो तो एल हो जाएगा लॉग। लेकिन मेन है यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें एलसीएम लोगे, अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूँ तो क्या होगा? सर इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तोड़ करते हैं, ठीक है चलिए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है ना। तो a प्लस बी, तो 1 प्लस टाइम स्क्वायर कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अभी मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, इतना क्यों लॉन्ग करूँ, तो शॉर्ट में ही लिखूँ। तो प्रोडक्ट, अभी रहने दो, प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 2 की पावर k इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 2 की पावर k। यस, और 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया? सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड अपॉन अब कॉस। सर 1 प्लस 10x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 1 प्लस tan, मतलब इसको स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो पाई बाई 2 की पावर k, सेम चीज़ यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगा ना, 10 टू 8 पहले फॉर्मूला आई थिंक। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा अब। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो, है ना। तो और ये रेशियो वाला सर cos 2 थीटा वाले फॉर्म में हो जाएगा। राइट राइट, तो सही कह रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, मतलब वही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्लास में एक बार सॉल्व किया था, इसमें टाइम लगा के। 1 to n, और ये हो गया, तो ये 1 प्लस टाइम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको लिख दूँ सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 2 की पावर k, और इस पूरे का स्क्वायर है। स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा कॉस यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई 2 की पावर k, यही ना, देख लो। 1 माइनस टाइम स्क्वायर अपन 1 प्लस टाइम स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा। तो यहाँ आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पता है प्रॉब्लम क्या है कि एंगल अलग अलग हो गया। यहाँ पे एंगल हो गया सेक 90, कॉस 90 कितना होता है? 0, है ना। 0 सेक 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और कॉस 90 0, है ना। तो 1 माइनस अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कॉस स्क्वायर, अभी ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हाँ, अब साइन से मल्टीप्लाई करते जाओ, उससे कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से 2 में चेंज करना है तो साइन में ले आओ। साइन में लाने के लिए ये हो गया तुम्हारे पास सेक की पावर 4 पाई अपॉन 2 के, ये रहने दो। और ये बन गया, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो पाई अपॉन 2 की पावर k माइनस 1, ये बन गया। अब क्या जाएगा, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर k माइनस 1। अब इसको मैं साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, साइन पाई अपॉन 2 की पावर k माइनस 1, और अपॉन साइन पाई अपॉन 2 की पावर k माइनस 1। तो कॉस इंटू साइन क्या बना सकते हैं, साइन 2 थीटा बन जाएगा। देखो, फिर इसको ना हमने जब सॉल्व किया था, हमने ऐसा किया था, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो
हाँ ठीक है, अब चलो इसको मान लो अगर ऐसा करूँ मैं तो क्या होगा, चेंज क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा मैं करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई किया हमने इसको, ये हो गया। और यहाँ अगर सॉल्व करोगे अभी तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा ना हमें, ये चीज़ है। तो 2 cos थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो k फ्रॉम 1 to n सेक की पावर 4 पाई बाई 2 की पावर k इंटू ये हो जाएगा साइन में। सर सेक को भी कॉस के टर्म में लिख लीजिए। हाँ ठीक है, तो अगर कॉस करना तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, मतलब ये ना, तो यहाँ से आ जाएगा फिर पाई अपॉन 2 की पावर k, ये आ जाएगा। और सेक को अगर जैसे सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे हम सेक क्यूब, ओके, तो सेक को अगर मैं कॉस के टर्म में लिखूँ, और ये 4 है ना, तो कॉस में करेंगे क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, कॉस की पावर है ना, कि कॉस की पावर 4 पाई अपॉन 2 की पावर k। अब सर जब हम के को स्प्लिट करेंगे तो ऊपर भी कॉस ही है ना, तो कुछ कॉस कट जाएंगे। अच्छा, सर अभी साइन मत लीजिए, फिर कुछ कॉस कटेंगे तब जाके नीचे साइन लेंगे तो होगा। हाँ हमने इसको सॉल्व किया था उस समय, तो मैं पूरा खोल दिया था, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहे थे, तो साइन बनता जा रहा था एंड देन एंगल रिड्यूस हो गया था। यस सर, मेरे पास आधी सॉल्यूशन है लेकिन मेरा आंसर आखिरी में मैच नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं नहीं मैंने सॉल्व किया था इसको, थोड़ा टाइम लगा था, उस दिन भी क्लास में सॉल्व किया था हमने, तो तब हमने जब सॉल्व किया था, तो देखना पड़ेगा किस लेक्चर में था। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट है ना, एन के फ्रॉम 1 to n का प्रोडक्ट है, तो अगर तुम लॉग ले लो, मान लो इसको अगर लॉग ले लेता हूँ मैं, तो लॉग से क्या आ जाएगा, सर हम सेंड किए हैं, देखिए। अच्छा, तो इसमें एक एक कट गया, मतलब है ना, एक कैंसिल हो जाएगा। हम्म, बट सर आंसर गलत आ रहा था, जो सर आंसर आया है इसमें वो मेरा गलत आया है। ठीक है, चेक करते हैं, हमने सॉल्व किया तो उसने पता नहीं हमने पूरा सॉल्व किया नहीं किया, ये भी है। तो यहाँ से अगर आगे हम कंटिन्यू करें तो मैं फिर से इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो, चलो अभी मैं अगर, तो एंगल बढ़ता जाएगा ये, लेकिन कब तक मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको प्रोडक्ट करके देख लो। या लॉग लेना है तो लॉग में क्या सम, मतलब समेसन, जस्ट प्रोडक्ट जस्ट समेसन बन जाएगा, और लॉग ए माइनस लॉग बी।
ठीक है, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख दो अभी। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखोगे ना, बाद में मर्ज होता चला जाता है, ऐसा होता है एक्चुअली। यहाँ पे हमने क्या किया था देखो, अगर स्प्लिट कर दोगे के को 1 रख दो तो π/2, फिर साइन π/2 स्क्वायर एंड सो ऑन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन π/2n। देखो प्रॉब्लम होता क्या है इसमें, और यहाँ रहने दो। अच्छा, इसको भी तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास cos 4 π/2, cos 90 कितना होता है 0, अभी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। cos की पावर 4 π/2 स्क्वायर एंड ऐसा चलता रहेगा। अब देखो होता क्या है, जब हमने उस दिन किया था, होगा क्या, यहाँ पे फिर से हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 की पावर n है, 2 की पावर n-1 बनेगी। फिर 2 की पावर n-2, सारे ऐसे बन जाएंगे एक्चुअली एंड में। यस, तो यहाँ पे क्या इसका अप्रोच है, यही होता है यहाँ पे कि सारे एंड में ऐसे बन जाएंगे। तो पता नहीं कॉस लाने की जरूरत थी कि नहीं थी, बट ऐसे ही देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टाइम कॉस π/2 की पावर n से, और वो तो यहाँ पहले भी था, हमने इसमें क्यों किया। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इसमें यहाँ तक हम किए थे ना, यहाँ तक कॉस आ गया था। हाँ, इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो इसका क्या किया मल्टीप्लाई करके हमने, ये 2 साइन कहाँ गया, इसको लिखा ही नहीं हमने। हाँ, इसको इग्नोर कर दिया हमने। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं इसको बताता हूँ, इसको रहने दो, यहीं से आगे कंटिन्यू कर लो। तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से क्या होगा, इसको खोल दो पहले पूरा, और इसको ओपन करने के बाद ये क्या होता है, साइन बनाते जाओ। चलिए यहाँ पे क्या होता है, यहीं से हो जाएगा सॉल्यूशन। मुझे याद है कि कुछ इस तरह से किया था हमने। इसको अगर ओपन कर देंगे ना, तो इसका जो सॉल्यूशन ऐसा आता है। ओपन कर दो पहले तुम पूरा। तो अभी क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, कॉस पाई की पावर 2 की पावर k-1 है। के कहाँ स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। तो 1 से स्टार्ट है, मतलब कॉस 1 रखोगे तो कॉस पाई हो जाएगा, कॉस π/2 एंड सो ऑन कॉस π/2 की पावर n-1 तक है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में जो है, ये वाला लिख रहा हूँ मैं। डिनोमिनेटर में है कॉस 4 π/, ध्यान दो, 2 से स्टार्ट होगा, फिर कॉस 4 π/2 स्क्वायर, कॉस 4 π/2 क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ तक जाएगा कॉस 4 π/2n तक। अब हो क्या रहा है, एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, तो इसमें जो जैसे पाई, जैसे कॉस π/2 है, तो ये 4 है ना पावर, एक कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या रहा होगा, कॉस π/4 मतलब 2 स्क्वायर, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल होगा बस। वैसे ये इधर जो cos 4 π/2 की पावर n-1 है, उससे कैंसिल होगा। तो ये इस तरह हमने किया था उस दिन। तो अब आ जाएगा देखो, तो इसमें क्या है, तो आंसर भी आया था, उसमें वो करना था। तो देखो अभी क्या होगा, अब तो अभी बचा क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अभी बचा है, न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है आपका cos पाई। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है cos पाई। डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है, cos क्यूब π/2, cos क्यूब π/2 स्क्वायर, फिर एंड सो ऑन cos क्यूब π/2 की पावर n-1, क्योंकि एक एक कटा था, इसका कैंसिल नहीं हुआ था लास्ट वाले का। तो ये cos 4 π/2n है ही, और ये एंड में कैंसिल होगा। तो cos पाई तो -1 होता है, इसको बाहर कर सकते हो तुम माइनस लगा के, ठीक है। अब बचता है हमें इसका करना क्या है। तो अब देखो, अब इजी हो गया ऐसे। तो यहाँ से cos पाई हमारा -1 हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ, अभी रहने दो -1, ठीक। अब ये सब cos ना एक जैसे बन जाएंगे।
ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़े कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। यहाँ मैं क्या करूँ, अब साइन से मल्टीप्लाई करूँ, साइन क्यूब π/2n से मल्टीप्लाई करूँ 8 साइन क्यूब, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ तो पावर 4 है, तो 4 को बैलेंस करना है तो 16 कर लो, 16 साइन 4। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में बन जाएगा ये कितना, तो ये साइन आता रहेगा और 0 हो जाएगा, मैं ऐसे होगा। बहुत टाइम लग रहा है, इसको अभी छोड़ देता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक बार लिख के भेजता हूँ या ग्रुप में भेजो, देखो अगर कोई सॉल्व करके भेज दो ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, सॉल्व हमने किया था उस दिन, आंसर भी लिखा था, बट अभी पता नहीं इसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट बताइए क्या था, 48, क्योंकि टाइम भी निकल गया तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है इसको सॉल्व। फिफ्टी फोर हमारे पास है कि ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है, यूनिफॉर्म 0 2 थीटा से 6 है। फाइंड द MLE ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अच्छा, x3 लेस देन 1/3 लेस देन मैक्सिमम ऑफ x4 x6। ओके, 6 रैंडम वेरिएबल है आपके पास, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है, तो पहले हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, 54 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी जो x3 है वो लेस देन 1/3 लेस देन मैक्सिमम ऑफ x4 x6। तो x4 x6 है ना, तो हाउ विल यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ये है। देखो थीटा तो पता ही नहीं है, ध्यान कर रहा है क्या, एक मिनट, ये पेन काम करना बंद कर दिया, सारा समस्या है। अच्छा, इसका मैं हिंट देता हूँ अभी ना, नहीं कर रहा है। तो x3 जो 1/3 से कम है, और जो हमारे पास दूसरा पेन लाना पड़ेगा। चलो इसका मैं हिंट देता हूँ, अगर देखते हैं कि पेन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ग्रुप में भेजो, देखो कोई कर देता है तो x3 लेस देन 1/3 लेस देन मैक्स ऑफ x4 x6। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 6 रैंडम वेरिएबल है, वो IID है,
तो हमें बस बाकी के बारे में सोचना ही नहीं, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, हमें इन्हीं के बारे में सोचना है। तो सोचो x3 लेस देन 1/3 का क्या मतलब है? तो मैं दूसरे उससे ज्वाइन करता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन इस पे लिखता हूँ। तो अभी ख़त्म करेंगे 5-10 मिनट, लेकिन मैं दूसरे से ज्वाइन करता हूँ। इसका भी बैटरी जा ही रहा। देखो 2 मिनट में क्लास, क्योंकि बैटरी भी इसकी भी ख़त्म हो रही है, तो अगर नेक्स्ट क्लास नहीं करना पड़ेगा। छोड़ो इसका लाइन, मैं ऐसे हिंट देता हूँ, देख लो तुम यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, हाँ मैं हिंट देता हूँ जस्ट फिर, ये जो इवेंट है ना, इसमें क्या करना है, x3 लेस देन 1/3 है, तो ये अलग हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और इनटू प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, 1/3 लेस देन मैक्स x4 x6, ऐसा हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, x3 x4 x6 इंडिपेंडेंट है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, और दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 लेस देन 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x4 x6 मोर देन 1/3। क्या अलग अलग प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकल जाएगी, क्योंकि ओके सर, ट्राई करते हो। हाँ अलग अलग निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी, क्योंकि ये मेरा पता नहीं है फोन और दोनों एक साथ तो लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अगला क्या था 56, इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकल के थीटा के टर्म में आ जाएगा, थीटा का एमएलई निकाल लो, और थीटा का एमएलई आ गया तो इसका आ जाएगा। ये तो ग्रुप में भेज दो या फिर क्लास में करते हैं, कल करते हैं, या मैं भेज देता हूँ सोल्यूशन। कंसीडर लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है, जहाँ बीटा नॉट बीटा 1 अननोन पैरामीटर है। सर 55 में डाउट है। 55, अच्छा 55, हाँ यस सर 55 थोड़ा हुआ है। सो कंसीडर्ड ए आपको दे रखा है, ठीक है। पी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जहाँ पी इनवर्स एम पी इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स है वो, पी इनवर्स एम पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड के, तो इसका मतलब क्या, डायगोनलाइजेबल है ये, और आइगन वैल्यू 156 है इसकी। तो क्या पूछ रहा है आपसे, लेट के नॉट डिनोट द ट्रेस ऑफ, ट्रेस है वो एक्चुअली, के नॉट डिनोट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पी इनवर्स एम पी। तो ट्रेस ऑफ पी इनवर्स एम पी क्या होगा बताइए मुझे आप, ये तो निकाल सकते हैं ना, 12। हाँ 1 + 5 + 6 12 आ गया, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल पे 156 आएगा। अच्छा, x1 x2 विद रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ सपोर्ट दिस फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस h0 k0। तो k0 मिल गया ना आपको 12, तो k0 को 12 रख दो, अब भूल जाओ पहले वाला इन्फॉर्मेशन, अब हमें आगे सोचना है बस। तो मैट्रिक्स का काम खत्म हो गया अब एक्चुअली। तो टेस्टिंग है h0 बराबर k बराबर 12 वर्सेस k बराबर नॉट 12। कंसीडर अ टेस्ट ऑफ रिजेक्ट h0 फॉर ऑब्जर्व वैल्यू स्टैटिस्टिक्स u। जा रहा है कि नहीं, हो गया मेरा, खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि u जो है आपके पास मैक्सिमम x1 x2 है, इफ द वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x1 x2 आर 20 and 30, तो the observed value of x1 x2 are 20 and 30, तो p वैल्यू क्या होगा, हाँ तो p वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, u हमारा टेस्ट स्टडी, u मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो x1 x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखनी है मुझे, दो सैंपल है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सपोर्ट 1 + 2 अप टू k, ठीक है। तो p वैल्यू बताइए क्या होता है, बट के तो 13 होगा ना, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 2 अप टू 13 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू
20 and 30 वो K 13 कैसे हो, हाउ डू यू थिंक K इज 13? ट्रेस तो 13 ही है ना 13 नहीं नहीं, ट्रेस तो 12 है। सॉरी 12 नहीं तो K नॉट अलग है, K अलग है, K एंड K नॉट आर डिफरेंट। अंडर एच नॉट हाँ अच्छा, अंडर एच नॉट, ओके ठीक है। तो K इज 12, अच्छा ओके। तो पूछ रहा है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ x1 x2 20 30 दे दिया, ओके। तो मैक्सिमम U की वैल्यू उस केस में आ जाएगी, U की वैल्यू उस केस में कितनी आ गई, U की वैल्यू उस केस में आ गई 30। तो U की ऑब्जर्व वैल्यू 30 आ गई, तो प्रोबेबिलिटी U मोर देन, या है ना, क्रिटिकल डिवीजन जो भी है उसके हिसाब से देख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी U, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लाइक्लीहुड रेशियो देखना पड़ेगा, अंडर एच नॉट अंडर एच वन, तो अलग अलग है। तो U मोर देन इस ऑब्जर्व वैल्यू, तो U मोर देन ऑब्जर्व वैल्यू मतलब 30। हाँ तो U का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो तो X का है, जो कह रहे हो आप x1 x2 का है ना। तो आपको देखना है U तो मैक्सिमम है x1 x2 का, तो U मोर देन इक्वल टू 30, मान लीजिए क्या होगा। सर अंडर एच नोट तो उसकी वैल्यू वो आई है कि अगर अंडर एच नोट लेते तो के तो जा ही से 12 तक सकता, तो ये वैल्यू वो कैसे ले रहे हैं? देखो U एक्चुअली U की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 12 तक हो सकती है, ये कह रहे हो ना आप। हाँ x1 x2 12 तक है, तो U भी 12 तक हो सकती है। तो U मोर देन 30, तो सपोर्ट इसका 12 तक ही जाएगा, तो मोर देन, ये तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी फिर तो। हाँ तो 20 30 तो फिजिबल नहीं होगा, जिसने क्वेश्चन बनाया उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 30 तो नहीं होगा पॉसिबल। 2 3 होता तो उस तरह सोच सकते थे, ये सही कह रहे हो आप लोग, है ना। क्योंकि U की वैल्यू सपोर्ट तो 12 तक ही जाएगा अंडर एच नॉट, क्योंकि P वैल्यू सर एक होता बार है। हाँ 2 या 3 के हिसाब से एक बार थोड़ा वो कर दो, मतलब वो हम बाद में देख लेंगे, जो भी वैल्यू वो आएगी ना, हाँ हाँ कि हाँ, उसका दे दो कि क्राइटेरिया क्या फॉलो करे तो उस केस में। P वैल्यू के लिए क्या है, एक तो पहले क्रिटिकल रीजन यहाँ होगा, तो क्रिटिकल रीजन एक तो देना चाहिए इसको, क्या है, U मैक्सिमम है। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का क्रिटिकल रीजन क्या आता है, एच नॉट वर्सेस एच एन का, ये चेक करना पड़ेगा। एम एल निकालना पड़ेगा K का, और उससे फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्या आता है। तो मान लो अगर मोर देन आया तो क्या होगा, U मोर देन 3 अंडर एच नॉट, ये निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो डेफिनेशन लगाने जस्ट P वैल्यू के आपको, जो डेफिनेशन है ना P वैल्यू का, कि प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल रीजन अगर मान लीजिए x मोर देन इक्वल टू K है लेट्स से, तो x मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, K के जगह उसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 20 30, तो उसके करस्पॉन्डिंग U की ऑब्जर्व्ड वैल्यू U नॉट बोल देता हूँ मैं, तो वो 30 हो जाएगी ना। तो अंडर एच नॉट, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे बाकी कुछ क्वेश्चन किए होंगे ना P वैल्यू का, तो उसके थ्रू आपको पता होगा व्हाट टू डू। ओके सर हाँ तो इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में डेटा मतलब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का? बाकी ट्राई कीजिए, अगर डाउट है तो फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिए, कोई ना कोई डाउट फैकल्टी हैं वो लोग सॉल्व करके भेज देंगे, स्टूडेंट को भेज देगा। और नहीं तो कल फिर 6 to, अच्छा कल क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए कल का जो है, कल 49 तो टेस्ट जस्ट आपका वो है, टेस्ट नंबर 49 इज जस्ट PYQ 2022 है। तो आप क्या कीजिए, हम लोग कल सॉल्व करेंगे 48 नंबर टेस्ट। तो मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, 49 2022 का ही वो है, उसको लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। तो कल करते हैं 48 का रखते हैं हम लोग, ठीक है, कल जो होगा 48 का होगा, ओके सर। ठीक है। मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ कल 48 टेस्ट नंबर 48 का डिस्कशन, क्योंकि 49 इज जस्ट जैम 2022 PYQ। तो कल 48 देख लेते हैं, क्या 48 PYQ नहीं है, 48 इज नॉट PYQ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, अब छोड़ दो अभी से ना, ये दिखा नहीं रहा। हम लोग अभी कल से मतलब कल करेंगे 48, मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप लोग 50 में देख लीजिए, अभी भी डाउट होगा तो कल डिस्कस कर सकते हैं। और कल से कल 9 to 11 डाउट क्लास भी रहेगी, तो कल से मतलब डाउट क्लास में इन जनरल कोई भी डाउट चलेगा 9 to 11 में। और हम लोग जो कर रहे हैं 6 to 9 मॉक टेस्ट चल रहा है, 9 to 11 डाउट क्लास चलेगा अभी कल से, मतलब ये कंटिन्यू करेंगे फिर से हम।
तो ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।